उधर से रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? हेलो, नो मैम। यस नहीं मैम। दिख रही है? यस मैम, दिखने लगी दिख रही है है? मैम। अच्छा, पावर पॉइंट की पहली स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? यस मैम, ये ऑलमोस्ट ऑल ज्वाइन। ओके ओके, प्रमिला यू कैन स्टार्ट, जो भी आएगा हम लोग यहाँ से इन कर देंगे बिकॉज वी आर अच्छा द ठीक होस्ट। ठीक, ठीक है, तो तुम स्टार्ट कर दो। ओके ठीक ठीक, दिख रहा है मैडम? दीदी दिख रहा है? हाँ यस यस। ठीक ठीक, ओके। हाँ, तो टॉपिक है आज के लेक्चर का आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ फंजाई फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉयल, जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड मीडिया प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो आर organisms with a diameter of 1 millimeter or less are microorganisms. The different groups of microorganisms are bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae, and helminths. So these are the microorganisms that can be seen only by magnifying their size, either with the help of magnifying glasses or with the help of microscopes. Now, what is microbiology? Microbiology is a science dealing with the study of structure, function, and uses of microscopic organisms such as viruses, bacteria, fungi, algae, protozoa, and helminths. It was said by Louis Pasteur that life would not long remain possible in the absence of microbes. जैसा हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हमारी इकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते हैं। तो उनके बेनिफिशियल पार्ट भी है और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट and most complex of the biological sciences and deals with the study of natural history of microbes, and it also shows the interaction between the microbes, human, and environment. Due to this interaction, several domains of science has been resulted. For example, ecology, genetics, metabolism, infection, diseases, chemotherapy, immunology, genetic engineering, industry, and agriculture. Now, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए देर आर सर्टेन टेक्निक्स. फॉर एग्जाम्पल, स्टेरिलाइजेशन एंड मीडिया प्रिपरेशन. जैसा कि टॉपिक है कि हमको किस तरह से फंजाई को आइसोलेट करना है और उसको किस तरह से स्टडी करना है, तो उसके लिए तो मेन प्रोसेस जो है वो है पहली की स्टेरिलाइजेशन. जहां पर हम काम करेंगे, जिन चीजों को हम यूज करेंगे फंजाई को आइसोलेट करने के लिए, उन चीजों का स्टेरिलाइजेशन पहले होना चाहिए, ताकि कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वही हमारे पास आ सके और अनडिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स को हम अवॉइड कर पाए. तो पहली प्रोसेस हो गई स्टेरिलाइजेशन, और उसके बाद आता है मीडिया प्रिपरेशन. तो मीडिया क्या चीज है? मीडिया एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि फंजाई को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो these techniques are required to isolate and grow these microorganisms. For example, एक है क्रोमिक एसिड. Chromic acid is the acid that is generally used to clean the glasswares that we are using in the isolation of microorganisms. तो ये क्रोमिक एसिड को किस तरह से बनाया जा सकता है? This chromic acid can be prepared by adding concentrated sulfuric acid to a dichromate. Dichromate दो तरह के हो सकते हैं,
sodium dichromate or potassium dichromate with the help of little water. While applying sulfuric acid to the paste, first made a paste with sodium dichromate and water. For example, 60 gram of potassium dichromate or sodium dichromate in 150 ml of warm water are mixed to make paste. After making this paste, add concentrated sulfuric acid to produce a total volume of 1 liter. This chromic acid is used either diluting it or as concentrated form to clean the glasswares. फिर आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ फंजाई फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल. तो फंजाई हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं? फंजाई हम कहीं से भी आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि दे आर omnipresent. They can be taken either from soil, from air, from water, because fungi can be isolated from virtually any place on earth, from the tropics of the poles and from the mountain tops to the deep oceans. Now, what are the basic requirements in the microbiological laboratory? Microbiological laboratory में जब हम काम करने चले तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, टूल्स की जरूरत होगी, ग्लासवेयर्स की जरूरत होगी और भी बहुत सारे मिसलेनियस आइटम्स होते हैं. तो these are required for microscopic examination. माइक्रोब्स को, इंडिविजुअल को आइसोलेट करना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन चीजों की हमें जरूरत होगी. उनका कल्चर करना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशन, जो कि एम है हमारी माइक्रोबायोलॉजी का, कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, उनका फंक्शन पढ़ा जाता है और उनकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है. तो इन तीनों चीजों के लिए हमको माइक्रोब्स को आइसोलेट करना है. उनके आइसोलेशन के लिए हमको डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ग्लासवेयर्स और अदर थिंग्स की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज आप ये देखिए, बुनसन बर्नर. इससे आप लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे या फिर आपने स्पिरिट लैंप देखा होगा लेबोरेटरी में. तो ये किस तरह से यूज होता है? ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि कल्चर ट्यूब है या इनोकुलेशन नीडल है या फॉर्सेप्स वगैरह है, जिनको कि हमें यूज करना है एकदम से कल्चर को कहीं से आइसोलेट करने के लिए, पेट्री प्लेट से आइसोलेट करने के लिए, या फिर जो डिजीज्ड पोर्शन है वहां से माइक्रोब्स को आइसोलेट करने के लिए स्टेरिलाइज्ड नीडल्स को यूज किया जाता है. तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हमको बुनसन बर्नर की जरूरत पड़ती है. तो इसका जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है बुनसन बर्नर में, जो फ्लेम आती है, उसका जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है 1870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर माइक्रोब्स नहीं रह पाते हैं और उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है. बिफोर आप इनोकुलेशन के पहले आप नीडल को स्टेरिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुनसन बर्नर फ्लेम. ये बुनसन बर्नर, हाँ देख लिखा है, यूज्ड टू स्टेरिलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स, needles before they are inserted into culture, used for flaming the mouths of test tubes, media containing flasks and other glass apparatus to avoid contamination. ये है आपका बुनसन बर्नर का यूज. फिर एक टर्म है इंसिनरेशन. इंसिनरेशन एक टर्म है, मीन्स कि स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय विच द कंटामिनेटेड पार्टिकल्स आर बर्न्ड टू एशेस. जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए एकदम से जला दिया जाता है, जिससे कि उनका ऐश बन जाता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसिनरेशन. द मटेरियल्स आर प्लेस्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इन अ वेरी हॉट 800 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लेम एंड रिजल्ट कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन कहते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पिक्चर ऑफ बुनसन बर्नर. इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका. इसमें एयर की एंट्री होती है, यहाँ से एयर है, एयर एंट्री दो तरह से दी जाती है. बुनसन बर्नर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इसमें एयर है, एयर प्लस यहाँ गैस है, गैस आ रही है, यहाँ से गैस की सप्लाई हो रही है, प्लस दिस गैस इज एलपीजी. तो एलपीजी इस तरह से आ रही है और यहाँ से गैस की एंट्री, एयर की एंट्री हो रही है.
ये दोनों जब मिक्स होती हैं तब ऊपर जाकर के यहाँ पर इनमें फ्लेम बनती है, और इसका हॉटेस्ट पार्ट है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, यहीं पर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है. तो दीज आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ द बुनसन बर्नर. नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी लैब की इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो हुड, जो कि एक स्टेरिलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए. इसमें स्टेरिलाइज्ड एयर आती है, उस एयर की वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं और उस स्टेरिलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं. Used for reducing the danger of infection while working with infectious microorganisms and for preventing contamination of sterile materials. जो भी sterile materials हमने अपने प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है उस पर फर्दर इन्फेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए लैमिनार फ्लो का यूज किया जाता है. तो इस लैमिनार फ्लो हुड का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो फिल्टर्स लगे होते हैं वो फिल्टर्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं, फाइबर ग्लास के बने होते हैं. तो जो रूम एयर है, तो रूम एयर इज फिल्टर्ड बिफोर एंटरिंग द वर्किंग चैम्बर एंड मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में जाती है एयर, और जो एयर वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आएगी वो एकदम स्टेरिलाइज्ड होती है. दूसरे तरह के, ये तो आपने पढ़ा है हेपा फिल्टर्स, एक मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी होते हैं. तो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हेपा फिल्टर्स? तो मेम्ब्रेन दे आर ये हेपा फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास फिल्टर्स एंड मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ cellulose acetate. These are the thin pieces of synthetic material, usually cellulose acetate or polycarbonate, that contain very small openings or pores, so that microbial cells cannot pass through them in air filtration. तो लैमिनार फ्लो हुड के वर्किंग का जो प्रिंसिपल है वो है, इनमें हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं. उन फिल्टर के थ्रू रूम की जो एयर है वो पास होगी और फिल्टर्ड एयर वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी. ये है लैमिनार फ्लो का पिक्चर. बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का. आप लोग अगर किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में गए होंगे तो इस पिक्चर को, इस इंस्ट्रूमेंट को जरूर देखा होगा आपने. मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. कुछ बोलते रहिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं. ठीक है? Okay. अभी हाँ, तो ये देखिए, ये लैमिनार फ्लो है. ये देखिए प्रिंसिपल इसमें समझाया गया है, पिक्चर है. तो देखिए ये वर्क प्लेस है यहाँ पर लैमिनार फ्लो का, और ये व्यूइंग पैनल होता है, यहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं. ठीक है? तो ये दो तरह के लैमिनार फ्लो होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल. तो है ना, तो वर्टिकल माने कि जो एयर है वो ऊपर से आ रही है, एयर जो है वो ऊपर से, यहाँ देख रहे हैं ना, ऊपर से एयर आ रही है यहाँ वर्क प्लेस पर, यहाँ पर हमें काम करना है. तो ये वर्टिकल का एग्जांपल है. इधर से जा रही है कंटामिनेटेड एयर, इधर नीचे से जा रही है, यहाँ पर ये फिल्टर होगी और फिल्टर हो करके ऊपर से नीचे आ रही है. तो ये है आपका वर्टिकल लैमिनार फ्लो. ठीक है? इस तरह जो ब्लैक है माने कि ये कंटामिनेटेड एयर है, और जो इस तरह से आ रही है डॉटेड पोर्शन जो एरोस के हैं वो ये दिखा रहे हैं कि फिल्टर्ड एयर है. तो ये है लैमिनार फ्लो. तो लैमिनार फ्लो हुड्स आर अवेलेबल इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एयर फ्लो कॉन्फ़िगरेशंस, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया. A horizontal flow hood will move air from the back of the unit through HEPA filters and to the front to the work surface. हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसे, मतलब आगे से पीछे की तरफ होगा. वर्टिकल में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ एयर आई, और हॉरिजॉन्टल में इस तरह से बैक से आगे आया, तो उसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे. A vertical flow hood will move air from the top to the unit through filters and down to the work surface. स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. हाँ Yes, हाँ, we are getting. तो देखिए हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो की जो बात मैं कह रही हूँ, जो वर्टिकल लैमिनार फ्लो की मतलब जहां आप वर्क प्लेस, लैमिनार फ्लो आपने देखा है अभी Yes, अभी नहीं ma'am. देखा है? Yes, ma'am. देखा है ना? Yes, ma'am. उस पे देखा है। काम किया है? Yes, ma'am. नहीं किया किया है। होगा। Yes. नहीं, किया मैंने है किया ना? है। तो देखो Yes, ma'am. किया है ना, किया है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल होता है माने कि एक उसके बॉडी पीछे से वर्कपीस की तरफ जब एयर आ रही है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लैमिनार फ्लो करेंगे कहेंगे, और एक है जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी एयर तो उसको हम वर्टिकल कहेंगे। समझ में आया इतना? पूछा Yes, जाता है ma'am. कितने तरह के लैमिनार फ्लो होते हैं, ठीक है? Yes, yes. तो ये देखो जैसे अब लोअर डायरेक्ट्स द एयर थ्रू HEPA filters horizontally across the workstation surface, providing a cleaner air environment for media plate preparation, plant tissue culture, electronics inspections and pharmaceutical work. इतने वर्क हो सकते हैं आपके लैमिनार फ्लो के सरफेस पर, समझ गए? The horizontal जी. cleaned bench pushes air through a HEPA filter and directs the filtered air horizontally over the work surface at a constant speed towards the operator. और उसी के vertical clean bench pushes air through a HEPA filter which is located at the top of the enclosure. ऊपर से नीचे अगर आ रही है तो vertical है, horizontal है माने कि back to आगे इन फ्रंट आ रही है, फ्रंट। अब दूसरा होता है, आपने और देखा होगा एक और ऑटोक्लेव भी देखा होगा, अगर माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जाओगे ऑटोक्लेव देखा Yes. है? Yes, देखा है ma'am. ना? Yes, है yes, ना? yes, कुकर ma'am. जैसा होता है ना? एकदम कुकर की जी, तरह जी. हाँ होता है, और इसको यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। जैसे आप पेट्री प्लेट्स है, कोनिकल फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है जो कि यूज हो रही है आपके उसमें माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी काम के लिए, तो उसको पहले ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है। Sterilize करते हैं. हाँ, या फिर जैसे मीडिया है, मीडिया बना रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप के मीडिया बनाते हैं, तो मीडिया को भी यूज करने के पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि स्टेरिलाइजेशन होता है, स्टेरिलाइजेशन अंडर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर सैचुरेटेड स्टीम माने जी. कि वेपर, सैचुरेटेड स्टीम माने कि बहुत हाई वेपर बनता है, वो अधिक प्रेशर की वजह से स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इंक्रीज्ड टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग वाटर का वही स्टेरिलाइजेशन को करता है, ठीक है? तो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है कि स्टेरिलाइजेशन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जी. सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द हायर टेम्परेचर एंड नॉट बाय द प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ता है ना? जी. प्रेशर से नहीं, टेम्परेचर से इन्फेक्शन, डिसइंफेक्शन होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। और कितने टेम्परेचर पर ये चला जाता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, और प्रेशर जो होता है 15 पाउंड का होता है इसमें, ठीक है? तो स्टेरिलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव इज डन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। इसका प्रिंसिपल यही है कि स्टेरिलाइजेशन इज डन विद सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। ये देखिए इसके पिक्चर है ऑटोक्लेव की, है ना? अच्छे से देखा होगा। ये डबल वॉल्ड इसकी स्टील बॉडी होती है, टेम्परेचर कंट्रोल विद टाइमर यहाँ पर लगा रहता है, स्विच रहता है, पावर इंडिकेटर यहाँ पर रहेगा, और वाटर लेवल यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ड्रेन वॉल्व है, स्टैंड है, और चैम्बर हैंडल, गास्केट लगा एकदम कुकर की तरह से गास्केट होता है, प्रेशर गॉज, प्रेशर देखा जाता है कितने तक प्रेशर इसमें बन गया है। स्टीम रिलीजिंग वॉल्व्स होते हैं ताकि फर्दर एक्सेसिव स्टीम ना हो, उसको रिलीज करने के लिए, और लिड लगी हुई होती है यहाँ पर, है ना? यहाँ से इसको खोला जाता है ऑटोक्लेव लिड. हाँ, ऑटोक्लेव में। इसके अंदर परफोरेटेड बास्केट होती है,
मेटालिक। जी उसी, हाँ, उसी के अंदर आप अपने जैसे कि ग्लास वेयर्स हैं या ग्लव्स हैं या फिर मीडिया है, उसको इसके अंदर रखते हैं जिससे कि स्टीम उसके अंदर जा सके और फिर वो स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट कर सके, है ना। तो ये है yes, आपका ma'am. ऑटोक्लेव। जी नेक्स्ट है, हाँ, तो सैचुरेटेड स्टीम हीट्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट 2500 टाइम्स मोर इफिशिएंटली देन डज हॉट एयर एट द सेम टेम्परेचर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक ड्राई हीट होती है, हॉट एयर है, उससे करीब 2500 टाइम्स अधिक सैचुरेटेड स्टीम हीट करती है उस सरफेस को, जिसकी वजह से कि उनके वो डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सैचुरेटेड स्टीम हीट्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट 2500 times more efficiently than does hot air at the same temperature. समझ रहे ना। yes, So ma'am. autoclave is the most, हाँ, autoclave is most efficient for sterilizing solid and liquid media for microbial cultures, heat stable liquid media ingredients, heat resistant instruments and equipments, glassware and rubber products. अब है ओवन। इसमें ओवन में स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, ड्राई हीट और हॉट एयर की वजह से। तो स्टेरिलाइजेशन बाय हीट इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ कोएगुलेटिंग proteins, and for protein coagulation to occur easily sufficient moisture must be present. ये है उसके लिए ऑटोक्लेव के लिए ना। ओवन में तो ड्राई हीट से हो जाएगा। Dry heat removes water from microbes while moist heat adds water to them. This is the difference between the functioning of oven as well as autoclave. Autoclave में जो sterilization होगा वो sterilization प्रोटीन के coagulation से होगा। प्रोटीन कोएगुलेट तब होगी जबकि उसमें वाटर ऐड होगा। और ड्राई हीट से क्या होगा कि ड्राई हीट जो है वो वाटर को रिमूव करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, इसलिए डिहाइड्रेशन की वजह से माइक्रोब्स किल होंगे। तो वहां दोनों के प्रिंसिपल में अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वर्किंग ऑफ ओवन एज वेल एज द फंक्शनिंग ऑफ ऑटोक्लेव। तो मॉइस्ट हीट हैज ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ड्राई हीट। जानते हैं ना हम लोग कि वो ज्यादा देर पेनिट्रेट करता है। जब देखते हैं हाथ वगैरह जलते हैं तो ड्राई हीट में उतना पेन नहीं होता है, इतना कि आप देखते हैं कि भाप से या स्टीम से जब हाथ वगैरह जल जाता है तो ज्यादा पेनफुल होता है। तो उसका कारण ये है कि जो स्टीम में हीट है वो लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है और सरफेस पर बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो पेनफुल हो जाता है। ये देखिए, ये है डायग्राम ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन डबल वॉल्ड है ये, इसमें थर्मोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। डबल वॉल्ड इंसुलेटेड चैम्बर है, एल्यूमिनियम की ट्रे लगे होते हैं, है ना। एस्बेस्टॉस डोर जैकेट होता है, टाइमर लगा हुआ है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग नॉब है। इसी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको स्टेरिलाइज करने हैं, जैसे ग्लासवेयर है या फिर इनोकुलेशन नीडिंग या और भी चीजें, जो चीजें स्टेरिलाइज करनी है ड्राई हीट से, उनको रख दिया जाता है। मीडियम वगैरह इसमें नहीं रखा जाता है, मीडियम के लिए ऑटोक्लेव ही यूज किया जाता है। और ये इसका डोर है, इसका बंद कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा यहाँ से कंट्रोल होगा। और जो चीज रखनी है 2 या 4 घंटे, 2 से लेकर के 4 घंटे के लिए इसमें छोड़ दी जाती है और उसी के अंदर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। तो ग्लासवेयर जनरली इसमें रखे जाते हैं। Hot air oven are used for sterilizing glassware like petri dishes, test tubes, pipettes, metal instruments that can tolerate prolonged heat exposure. And sterilization is accomplished by exposure of items to 150 degree centigrade to 180 degree centigrade for 2 to 4 hours. Difference देख रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, 2 to 4 hours लगते हैं, और टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जबकि आपने ऑटोक्लेव में कितना देखा था, 15 मिनट में आपका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर जाता है। तो ये ज्यादा टाइम लेता है
हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन में, और उतना इफिशिएंट भी नहीं होता है जितना कि ऑटोक्लेव में होता है। ऑटोक्लेव। हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा दोनों Yes, के ma'am. अंतर? हाँ हाँ, समझते रहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर बीच में हो तो वही पूछ सकते हैं। फिर है एक और चीज, आप इंक्यूबेटर भी देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। इंक्यूबेटर भी एकदम उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे कि आपने हॉट एयर ओवन का देखा था। तो इंक्यूबेटर में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है ना। मेडिकल साइंस में भी इंक्यूबेटर सुना होगा ना, रखे रहते हैं, तो जिसमें कई बार न्यू वंस को रखा जाता है, उस रेफरेंस में भी सुना होगा आपने। और एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, या टिश्यू कल्चर है, तो उसमें इंक्यूबेटर्स का यूज होता है। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट, जो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कनेक्शन को ऑफ कर देता है, और जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो फिर टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इस तरह से थर्मोस्टेट की हेल्प से प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई का कल्चर आप करेंगे तो टेम्परेचर उसमें रखा जाता है 21 to 27, है ना, इतना टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जाता है। ये देखिए इंक्यूबेटर है, डोर है इसकी, और डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, परफोरेटेड वॉल है, और ये इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया है, और कल्चर प्लेट वगैरह इसमें इस तरह रखी जा सकती हैं। हाँ, फिर है देखिए शेकिंग वाटर बाथ। शेकिंग वाटर बाथ में ऐसे टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रॉथ मीडियम में ग्रो करने के लिए रख दिया जाता है। ये बेटर इस सेंस में होते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिफॉर्म होता है, वो उनमें एजिटेशन होता रहता है, और उस एजिटेशन की वजह से उनका माइक्रोब्स के बीच का एयरेशन बहुत अच्छा रहता है, और ग्रोथ और एंजाइम प्रोडक्शन के लिए इस तरह की चीजें, ये शेकिंग वाटर बाथ को यूज किया जाता है। ये भी थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड होता है। फिर इसी तरह हॉट प्लेट स्टीरर होता है। हॉट प्लेट स्टीरर में भी मीडिया रख दिया जाता है, और उस में सस्पेंशन वगैरह बनाने के लिए, तो स्टीरिंग को करने के लिए क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वाटर वो बीकर रख दिया, बीकर में आपका मीडियम है, और उसमें एक टेफ्लॉन कोटेड रॉड होती है, और वो मैग्नेट की वजह से उसमें मूव करती है और स्पिन करती है, उसकी वजह से मीडियम का स्टीरिंग होती है ना। तो इन चीजों का यूज किया जाता है। ये देखिए हॉट प्लेट स्टीरर है, कोनिकल फ्लास्क में मीडिया रिक्वायर्ड जो भी सब्सटेंस है वो रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनमें स्टीरिंग होगी। और ये शेकिंग वाटर बाथ है, वाटर बाथ है, शेक किया जाता है, जैसे माइक्रोब्स का कल्चर है, एंजाइम प्रोडक्शन है, या जिस के लिए यूज करना है, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। फिर होता है देखिए कल्चर मीडिया क्या है। ये तो बहुत थोड़ी सी चीजें ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाई माइक्रोबायोलॉजी की लैब के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक बुक है, अनेजा की बुक है क्या आपके पास एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के लिए? मैं नो मैम। नहीं है। एक वो बुक मैं लास्ट में इसमें दूंगी, नाम आपको दिया है मैंने, लास्ट में लेक्चर के होगा, उस बुक को आप खरीद लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें माइक्रोबियल टेक्निक्स और ये जितनी भी चीजें माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए रिक्वायर्ड है, इनके अलावा जो मैंने बताया है वो सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल में। Okay. तो कल्चर मीडिया क्या है? पहले तो आइसोलेशन के लिए सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना, कोई भी माइक्रोब अगर ग्रो कर रहा है तो लेबोरेटरी में ग्रो कराने के लिए उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। तो वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, चाहे इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, चाहे विटामिन हो, उनको मिक्स करके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फूड मटेरियल बनेगा उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया। हाँ, the food material on which microorganisms are grown in the laboratory is known as culture medium and the growth itself is called a culture. Culture क्या है? मीडिया क्या है जिसपे आप उसको ग्रो कर रहे हैं ना।
जैसे पीडीए पढ़ते हैं आप, जेपेक्स डॉक्स पढ़ते हैं, कई एक लिक्विड मीडिया होते हैं, अगार ब्रोथ पढ़ते हैं ना, तो वो सब मीडिया है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, जिनके के रिक्वायरमेंट है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। तो वो हो गया आपका मीडिया। मीडिया विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू द ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कल्चर क्या है, जो ग्रोथ उस पर, कल्चर है माइक्रोब्स का एक पॉपुलेशन है ना, एक माइक्रोब का जो पॉपुलेशन उस कल्चर मीडिया पर ग्रो करेगा उसको हम कल्चर कहेंगे, ठीक है। तो कल्चर इज अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी एज टू द यूज ऑफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ रहे हैं ना, माइक्रोब्स अलग अलग तरह के हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोन्स भी है, एल्गी भी है, हेलमिन्स भी हैं, सब माइक्रोब्स हैं। अब इनको ग्रो करने के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अलग होगी, इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मीडिया, culture media. So these culture media vary in form and composition depending on the species to be cultivated. है ना? तो generally there are two types of media, defined media and undefined media. तो defined media means कि all its components are known. जो synthetic media होते हैं generally उनका components हमें पता होते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिफाइंड मीडिया। और दूसरे होते हैं अनडिफाइंड मीडिया, मोस्ट कंपोनेंट्स आर अननोन। जो नेचुरल मीडिया है ना, कई चीजों में जैसे एक्सट्रैक्ट यूज कर लिया जाता है, कैरेट मीडिया है या कुछ ऐसे कॉर्न मील मीडिया, तो उसमें जो नेचुरल चीजें हैं उनका तो एग्जैक्ट कंपोनेंट हमको पता नहीं है, तो उनको हम अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं। और जो डिफाइंड वाले जैसे पीडीए है, जेपेक्स डॉक्स है, जिसका कि एक एक कंपोनेंट हमको पता होता है, इसमें इतना ये पड़ा, इतना ये पड़ा, तो उनको हम डिफाइंड मीडिया कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफाइंड मीडिया एंड अनडिफाइंड मीडिया। तो कल्चर मीडिया फॉर फंजाई है ना, फंजाई में क्या क्या मीडिया हमको यूज करने होंगे। मीडिया में भी आइदर लिक्विड मीडिया अगर होगी तो उसको हम ब्रॉथ कहते हैं, समझ में ना। सॉलिड और सेमी सॉलिड को हम जेल मीडिया कहते हैं। तीन तरह के हो गए कंसिस्टेंसी के हिसाब से, एक लिक्विड हो गया जिसको कि हम ब्रॉथ कहते हैं, सॉलिड हो गया या फिर सेमी सॉलिड हो गया। द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स फॉर फंजाई में वेरी फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन। जैसे लोअर फंजाई है तो उनका रिक्वायरमेंट अलग है, उनको आइसोलेट करने की टेक्निक अलग है, उनका मीडिया अलग है। और कुछ हायर फंजाई है या फिर कोई यीस्ट है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट के पर डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह का मीडिया बनाना है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और विटामिन का क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या सोर्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह के फंजाई को आइसोलेट करना है। कार्बन सोर्स के फॉर्म में हम ग्लूकोज जैसे डेक्सट्रोज यूज किया जाता है, फ्रक्टोज एंड मैनोज उसके बाद यूज होते हैं, है ना, नेचुरल सोर्सेस से, या फिर सुक्रोज को यूज किया जाता है। ये कार्बन सोर्स हो गए। लिक्विड मीडिया, दो तरह के मीडिया हो गए, लिक्विड मीडिया एंड सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लिक्विड मीडिया में जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उनकी डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है, एक प्रॉपर पैटर्न पर ग्रोथ नहीं होती है, और उनको कैरेक्टरिस्टिकली आइडेंटिफाई भी नहीं हम उनको कर पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिक्विड मीडिया जो बहुत पहले यूज किए जाते थे, दैट इज यूरिन और मीट ब्रॉथ यूज्ड बाय लुईस पास्चर, सबसे पहले यूज किया गया था यूरिन या मीट ब्रॉथ लिक्विड मीडियम के फॉर्म में। अच्छा, और इम्पोर्टेंस सॉलिड मीडियम का क्या है कि सॉलिड मीडियम में जो कॉलोनिक ग्रोथ होगी, चाहे बैक्टीरिया की या फंजाई की, जो कॉलोनी ग्रोथ होगी एक प्रॉपर ग्रोथ होती है, डिस्टिंक्ट ग्रोथ होती है, और कैरेक्टरिस्टिकली उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलोनी का कलर होगा, कॉलोनी के मार्जिन होंगे, कॉलोनी के ऊपर किस तरह की ग्रोथ हो रही है, तो उस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से कभी कभी हम लोग फंजाई को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
कॉलोनी, कॉलोनी माने कि जो चीज कल्चर ग्रो कर रहा है प्लेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो कॉलोनी का मतलब मैक्रोस्कोपिकली विजिबल कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया या फंजाई ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनी, कॉलोनी है ना। बैक्टीरियल के लिए बैक्टीरियल सेल हो गया, और फंगल अगर फंगल स्पोर से होगा तो फंगल कॉलोनी हो जाएगी। नाइट्रोजन सोर्स क्या हो सकते हैं कल्चर मीडिया के लिए? नाइट्रोजन सोर्सेज इंक्लूड पेप्टोन है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड्स, अमोनियम एंड नाइट्रेट कंपाउंड्स। सॉल्ट्स में आयरन, जिंक, मैंगनीज आर ऑफन एडेड एज डिफाइंड मीडिया but are usually not added to the common media used for routine culture, है ना। defined media. Fungi have natural deficiencies for vitamins that are satisfied at a small concentrations. The most common naturally occurring vitamin deficiency are thiamine and biotin, है ना। अगर deficiency है या फिर कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह के उस स्पेसिफिक फंजाई को है तो वो सब विटामिन वगैरह उसमें डाल दी जाती हैं। Now, the type of media will affect colony morphology and color, whether particular structure are formed or not. जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ है तो उसके लिए दूसरे तरह के मीडिया हो गए, अगर उसमें रिप्रोडक्शन या उसकी फ्रूटिंग को देखना है तो मीडिया डिफरेंट होगा। And may affect whether the fungus will even grow in culture. For example, some fungi lack the necessary enzymes to utilize different carbon sources. All fungi require several specific elements for growth and reproduction. मैंने अभी बताया कि डिपेंड करेगा कि किस तरह के फंजाई की कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो बहुत पहले के सॉलिड मीडियम थे, जैसे कुक्ड कट पोटैटो रॉबर्ट कोच ने यूज किया था, जिलेटिन, बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इसमें नहीं आते हैं क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विफाई कर जाता है। सॉलिड मीडियम के लिए हम सबसे ज्यादा अगार यूज करते हैं, सुना होगा ना अगार? यस मैम, आप जानते होंगे ना, देखा भी होगा लैब में, जी है ना। अब तो बायोटेक आप लोग क्या बीएससी पार्ट 2 की पार्ट 2 में पढ़ते हैं ना, पार्ट 2 में पढ़ा होगा, एमएससी में पढ़ा होगा, तो अगार के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। एल्गी पढ़ी होगी तो एल्गी में भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपने देखा होगा अगार के बारे में। तो ये सॉलिड मीडिया बनाने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है अगार। सीवीड से मिलता है, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, है ना। न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं होती है और ये बैक्टीरियल ग्रोथ से अफेक्टेड नहीं होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ से ऐसा नहीं है कि लिक्विफाइड हो जाए, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में भी ये अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। हर एक मीडियम में इसका केवल 2% अगार ही यूज किया जाता है, केवल 2%। जैसे कि 1 लीटर आप पीडीए बना रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम के करीब आप अगार डालते हैं, तो कितना हो गया? 2% अगार यूज किया जाता है। ऐसे ज्यादातर मीडियम को बनाने के लिए 2% अगार ही सफिशिएंट होता है। तो ये है अगार के क्वालिटी कि अगार लिक्विफाइज ऑन हीट 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर देंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा और हार्ड हो जाता है जेली के फॉर्म में अगर इसको 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड मीडिया है, लिक्विड मीडियम है और सेमी सॉलिड मीडियम है। तो बेस्ड ऑन कंस्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स, सिंपल मीडियम हो गया, कॉम्प्लेक्स मीडियम हो गया, सिंथेटिक मीडियम हो गया और स्पेशल मीडियम हो गया। तो इतने तरह के मीडिया है। स्पेशल मीडिया में देखिए उसके अलग अलग टाइप्स है स्पेशल मीडिया का। इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, शुगर मीडिया, transport media, media for biochemical reactions or based on oxygen requirement, aerobic media and anaerobic media.
तो सॉलिड मीडिया कंटेन्स 2% अगार। इसका फायदा क्या है? कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी हम देख लेंगे, उसमें किस तरह की पिगमेंटेशन है, कॉलोनी कलर क्या है, हाईलाइन कॉलोनी है, ब्लैक कॉलोनी है, ग्रीन है। देखा होगा ना कॉलोनी फंगस के माइसीलिया का कोई अपना कलर नहीं होता, उसमें जो जब फ्रूटिंग होती है, जब स्पोर्स बनते हैं, तब उसमें पिगमेंटेशन आता है, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि एस्परजिलस के कॉलोनी का कलर कैसा होगा, कुछ आइडिया है? शायद व्हाइट है नहीं, एस्परजिलस और पेनिसिलियम ग्रो करते हैं ना जी ब्रेड पर, आटे पर, लेदर पर, पेपर पर बहुत सारे फंगस ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो Yes, ma'am. एस्परजिलस है, ये हम कैसे पहचानते हैं? मैम ग्रीनिश होता है। एस्परजिलस के कई तरह की स्पीशीज होती हैं, ग्रीन भी होती है ना, येलो ब्लैक भी होती भी होता है, है शायद। एक जो इसे स्क्रीन कलर देख रहे हैं इस कलर का भी होता है ना, अलग अलग स्पीशीज होती है। इसी तरह से पेनिसिलियम की भी ब्लू कलर भी होता है, पेनिसिलियम इटैलिकम है ना, पेनिसिलियम नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, नाइजर माने काला, है ना, वो काले कलर का हो जाएगा। तो अलग अलग एस्परजिलस और पेनिसिलियम तो दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इनकी अलग अलग स्पीशीज है, उनका अलग अलग कलर आता है, वो हम कल्चर मीडिया पर देखते हैं। तो कलर क्यों आता है? वो पिगमेंट की वजह से आता है ना। आपने फंगल पिगमेंट पढ़ा होगा एमएससी में, फंगस में कहाँ कहाँ कितने तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जो ये सॉलिड मीडिया है, कहने का मतलब ये है कि उसमें हम कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसमें अच्छा पिगमेंटेशन दिख सकता है फंगस का, हिमोलिसिस वगैरह हो सकती है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट आगार मीडिया और ब्लड आगार, ये तो बैक्टीरियल के लिए है, ठीक है। फिर लिक्विड मीडिया में आगार नहीं ऐड किया जाता है फॉर इनोकुलम प्रिपरेशन, जैसे कि ब्रॉथ वगैरह है, ब्लड कल्चर वगैरह, मेडिकल साइंस में इसको यूज किया जाता है। सेमी सॉलिड मीडिया में देखिए आगार का कंसंट्रेशन घटा दिया, 0.5% आगार अगर डालेंगे तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है। तो जैसे कि मोटेलिटी देखनी है जूस पोर की या कुछ इस तरह की, तो उसके लिए आप सेमी सॉलिड मीडिया को यूज कर सकते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, पिक्चर है सॉलिड मीडिया जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी आई हुई है, और ये लिक्विड मीडिया है जिसको कि टेस्ट ट्यूब में रखा गया है, और सेमी सॉलिड मीडिया इस तरह से है, ये टेस्ट ट्यूब में सेमी सॉलिड है। फिर है सिंपल मीडिया या बेसल मीडिया, जो बहुत कम रिक्वायरमेंट, बेसल माने प्रिलिमिनरी स्टेज पर जो एक ज्यादातर यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन है रूटीन वर्क के लिए। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, न्यूट्रिएंट आगार है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कंसिस्ट इन पेप्टोन, ये नाइट्रोजन का सोर्स देगा, मीट एक्सट्रैक्ट, NaCl या वाटर, इसमें ये कंपोजिशन होते हैं। न्यूट्रिएंट आगार, है ना। न्यूट्रिएंट, ये जो सिंपल मीडिया होगा, अगर इसको सेमी लिक्विड करना है तो इसमें अगार का कंसंट्रेशन 0.2 से 0.5% तक कर दिया जाता है, जिससे वो सेमी सॉलिड हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होते हैं? मीडिया अदर देन बेसल मीडिया, दे हैव एडेड कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स सच एज यीस्ट एक्सट्रैक्ट और केसीन हाइड्रोलेज, which consist of a mixture of many chemical species in unknown proportions, provide special nutrients. या फिर सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, मीडिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंथेटिक जैसे मैंने बताया आपको जेबेक्स डॉक्स, अभी पढ़ेंगे उसका कंपोजिशन क्या है, तो सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नोन, यूज फॉर स्पेशल स्टडीज, जैसे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है, पेप्टोन वाटर है, ये सब चीजें हैं कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया के लिए। फिर इनरिच्ड मीडिया माने कि कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म की है, तो उसको मीडियम में वो चीज ऐड कर दी जाती है। जब वो चीज ऐड कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है इनरिच्ड हो गया मीडिया। जैसे कि ब्लड सीरम ये अगर डाल दीजिए बेसल मीडिया में तो वो इनरिच्ड मीडिया हो गया। जैसे इसका एग्जांपल हो ब्लड अगार और चॉकलेट अगार, है ना, ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। फिर इनरिचमेंट मीडिया, लिक्विड मीडिया यूज्ड टू आइसोलेट पैथोजेंस फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर, है ना। मिक्स्ड कल्चर है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज उसमें डाल दी जो कि स्पेसिफिक है, जो डिजायर्ड माइक्रोब है उसको आइसोलेट करने के लिए हमने ये जान लिया कि भाई
कौन सी रिक्वायरमेंट इसके लिए स्पेसिफिक है, उसी इंग्रेडिएंट को हम नेक्स्ट मीडिया में डालेंगे और वो डिजायर्ड माइक्रोब को आइसोलेट करने में वो हेल्प करेगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जो डिजायर्ड इंग्रेडिएंट है या इनरिचमेंट मीडिया है, वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरियम या फंजाई। मीडिया इज इनकॉर्पोरेटेड विद इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। कुछ एक इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो वो मीडिया में डाल दिया जाता है ना। जैसे कि आपको फंगस को आइसोलेट करते हैं, तो फंगस की ग्रोथ को प्रॉपर होने के लिए, बैक्टीरियल कंटामिनेशन को दूर करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन डालते हैं, है ना। बनाया है कभी मीडिया, बनाया है कभी? बनाया मैम। बनाया होगा ना, आपने बनाया होगा। तो उसमें आप बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कम करने के लिए क्या डालते थे? स्ट्रेप्टोमाइसिन डाला जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन डाला जाता है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव मीडिया, द इनहिबिटरी सब्सटेंसेस इज एडेड टू अ सॉलिड मीडिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरियम। ये सब एग्जांपल हो गए। ये देखिए मैकोंकी मीडियम है ना, थायोसल्फेट सीट्रेट, बाइल साल्ट सुक्रोज, अगार। फिर शुगर मीडिया, मीडिया कंटेनिंग एनी फर्मेंटेबल सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज है, अरेबिनोज, लैक्टोज, स्टार्च को डाल दिया जाता है तो शुगर मीडिया बन जाता है। तो ये मीडिया क्या कंटेन करता है? 1% ऑफ द शुगर इन पेप्टोन वाटर प्लस इंडिकेटर, कंटेन अ स्मॉल ट्यूब, ड्यूरम ट्यूब होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैस बाय द बैक्टीरिया। जैसे इस तरह की ट्यूब का तब यूज किया जाता है जबकि ये पता करना हो कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या गैस कोई प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, अंदर वाली ट्यूब में माइक्रोब्स ग्रो किए जाते हैं और बाहर केमिकल्स रहते हैं, वो गैस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, उन दोनों ट्यूब से हेल्प किए जाते हैं, उनको ड्यूरम ट्यूब कहते हैं। अच्छा, अब कल्चर, जैसे आपने बना लिया मीडिया के अभी कंपोजिशन और पढ़ेंगे आगे। तो कल्चर मेथड में स्ट्रीक कल्चर है, लॉन कल्चर है, स्ट्रॉक कल्चर है, स्टैप कल्चर, पोर प्लेट मेथड, लिक्विड कल्चर, एनारोबिक कल्चर मेथड्स। तो ये मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। स्ट्रीक कल्चर देखिए, स्ट्रीक कल्चर बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें प्लेटिनम वायर या नाइक्रोम वायर को यूज किए जाते हैं, एक लूप के फॉर्म में लिया जाता है। अब जहां से भी स्पेसिमेन आपको लेना है वहां से उस स्पेसिमेन को उस लूप की हेल्प से टच कर दिया जाता है और फिर पेट्री प्लेट में मीडिया पोर करके उस पेट्री प्लेट पर टच किया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक मैनर में, जिगजैग मैनर में फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, इस तरह से उसको ले जाया जाता है। तो इनोकुलम क्या होता है? पहले तो कंडेंस्ड इनोकुलम रहेंगे जो उसके टिप पर रहेंगे और धीरे धीरे जब आप उसको स्प्रेड करते जाएंगे तो जैसे जैसे आपकी लूप दूर जाएगी मीडिया प्लेट पर उतने ही नंबर ऑफ इनोकुलम घटते चले जाते हैं और जब लास्ट में जिस पोर्शन को लूप टच करती है वहां पर नंबर ऑफ कॉलोनीज कम आती हैं, तो वहां से आप उस माइक्रोब को आइसोलेट कर पाते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे ये है यूजिंग अ लूप और स्ट्रीक अ प्लेट। ठीक है, ये है आपकी पेट्री प्लेट, ये आपकी नाइक्रोम या प्लेटिनम की लूप है। ठीक है, इसको आपने यूज किया कहीं से जहां से आपको सोर्स होगा इनोकुलम का, वहां पे इसको टच किया। टच करने के बाद में ये पेट्री प्लेट है, इस नाइक्रोम इसके हेड को यहां से आपने शुरू किया इस तरह जिगजैग मेथड से यहाँ तक लाए, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर टिप पे आपको इसका माइक्रोब्स दिख रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर भी इसको ऐसे टच कराया है, फिर इस तरह से टच कराया, इस तरह से टच कराया ना एक पैटर्न में। अब देख रहे हैं यहाँ पर जब आप शुरू में इसको टच करा रहे थे तो नंबर ऑफ कॉलोनीज ज्यादा थी, सटी सटी बहुत घनी कॉलोनीज आती हैं, और जैसे ही ये एकदम लास्ट में इधर जाता है, लूप बार बार टच नहीं कराते, केवल एक बार टच कराते हैं वहां पर, और फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं माइक्रोब्स के कॉलोनी, नंबर ऑफ कॉलोनीज कम हो जाती हैं,
है ना। तो ये जो होगा ये थोड़ा सा प्योर कल्चर होता है, तो यहाँ से आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह यहाँ पे शुरू किया है, नोट अ कल्चर ऑन द टिप ऑफ द लूप और प्रॉपरली स्ट्रीक्ड प्लेट, इस मेथड को कहते हैं स्ट्रीकिंग। इंक्यूबेशन, फिर इसको स्ट्रीकिंग करने के बाद में करीब बैक्टीरिया है तो 6-7 घंटे में इसकी ग्रोथ आ जाती है। और फंगस कल्चर को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप फंगस कल्चर के लिए आपको 1 हफ्ता का टाइम देना पड़ता है। तो देयर इज अ कॉलोनी फॉर्मेशन, नोट द आइसोलेटेड कॉलोनीज टुवर्ड्स द बॉटम, कैन यू स्पॉट द लाइकली कंटामिनेंट्स, कंटामिनेंट्स तो होंगे यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ कॉलोनीज कम होंगी, दूर दूर होंगी, इसमें से आप डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म अगर आप पहचान रहे हैं तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पहचान रहे हैं तो जो आइसोलेटेड कॉलोनीज है उनको फर्दर सब कल्चर करके आइसोलेशन किया जा सकता है। समझ गए, ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। है ना, थोड़ी बहुत आएगी, जब करेंगे तब डिटेल समझ में आएगा। नाउ सम टाइप्स ऑफ मीडिया यूज इन कल्चरिंग फंजाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम आइसोलेट करने जा रहे हैं फंजाई, उसके लिए मीडिया कौन बनाए। तो सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया और सबसे आसान मीडिया जो है वो पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार मीडिया है, जिसको कि हम क्या कहते हैं शॉर्ट में पीडीए। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत भी काम किया होगा तो बनाया होगा। जनरल पर्पस मीडिया है फॉर आइसोलेशन ऑफ फंजाई एंड मोल्ड्स, बट दिस कैन बी टू रिच इनकरेजिंग द मोल्ड, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है फंगस की। मोल्ड का स्पोरुलेशन भी बहुत तेज होता है, पिगमेंट प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, और डर्मेटोफाइट्स ही नहीं बहुत सारे अलग डेक्स्ट्रोज मीडिया जो है वो एप्रोप्रिएट है। तो देखिए इसमें के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पोटैटोज 200 ग्राम, अगार 15 to 20 ग्राम, डेक्स्ट्रोज 15 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1000 ml। 1 लीटर में 200 ग्राम आप पोटैटो डालेंगे, 15 से 20 ग्राम दैट इज 2% अगार डाल दिया, डेक्स्ट्रोज 15 ग्राम डाल दिया, ठीक है। बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए देखिए पोटैटो आपने ले लिया, cut them into small pieces without peeling and cook the potatoes for 1 hour in a steamer or 40 minutes in an autoclave in 500 ml of distilled water। distilled water में बिना छीले हुए आलूओं को काट करके 40 मिनट तक आपको बॉईल करना है। फिर उसको मसलिन क्लॉथ जानते होंगे, मसलिन क्लॉथ के थ्रू से फिल्टर कर लेना है। जो भी एक्सट्रैक्ट आएगा उसको आप रख लीजिए, और उसी में जो 500 ml डिस्टिल्ड वाटर आपका बचा हुआ है अलग से जो आपने रख दिया था, उसमें आप अगार को मेल्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी को गर्म करके फिर अगार को मेल्ट करते हैं, ठंडे पानी में वो मेल्ट नहीं पाता है। 500 ml में आप इसका लीजिए पोटैटो का, और 500 ml में आप क्या बना लेंगे, इसको अगार को मेल्ट कर लेंगे थोड़ा गर्म पानी डिस्टिल्ड वाटर में गर्म करके। मिक्स द पोटैटो एक्सट्रैक्ट विद द अगार एंड देन ऐड 15 ग्राम ऑफ डेक्स्ट्रोज एंड स्टिर अंटिल डिसॉल्व। दोनों 500 में आपका पोटैटो एक्सट्रैक्ट बना, 500 ml में आपका अगार बन गया, अगार को आपने डिसॉल्व कर लिया। अब इसमें पोटैटो एक्सट्रैक्ट को और अगार को दोनों को आपने मिक्स कर दिया, फिर उसमें मिला दिया आपने 15 ग्राम डेक्स्ट्रोज, और फिर उसको आप डिसॉल्व करिए हीट करते हुए। कोनिकल फ्लास्क में इसको इन काम को करेंगे आप, बड़े से 1 लीटर का कोनिकल फ्लास्क में आपने ये सारी चीजें डिसॉल्व कर ली। अब मिक्सचर को आप 1 लीटर कर लीजिए, क्योंकि जब आपने पोटैटो बॉयल किया तो पानी थोड़ा कम भी हो सकता है। फिर आप 1 लीटर अगर इसका मिक्सचर का फिर 1 लीटर वाटर जो आपको ये सॉल्यूशन मिला, यहाँ तक जो सॉल्यूशन मिला उसमें उस सॉल्यूशन को आप 2 500 ml के कोनिकल फ्लास्क में बांट लीजिए, और बांटने के बाद में फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करेंगे उसी तरह जैसा मैंने बताया था, आपको ऑटोक्लेव को यूज करना होगा 15 पाउंड और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक। जब आप ऑटोक्लेव करेंगे तो आपका जो पीडीए बना है वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। अब ये
स्टेरिलाइज्ड पीडीए को आप ऑटोक्लेव से बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद में आप उसको 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर डाउन होने दीजिए। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तब जब वो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड का रह जाए तब उसमें अगर आपको तुरंत यूज करना है, पोरिंग करनी है, तुरंत पोरिंग करनी है, मीडिया को पेट्री प्लेट पर लाना है, तो उसके पहले आप 40 डिग्री के करीब उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दीजिए अगर फंजाई को आइसोलेट करना है। और तब उसके बाद में पोरिंग करके फिर जब प्लेट पर सॉलिडिफाई हो जाता है तब फंजाई का आइसोलेशन किया जाता है। तो ये था आपका पीडीए। पीडीए बनाना समझ में आया? Yes, ma'am. बच्चों पीडीए बनाना है बहुत इजी है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ हाँ। फिर देखिए दूसरे तरह का है कॉर्न मील अगार। कॉर्न मील में मक्के का आटा यूज किया जाता है फॉर ग्रोइंग a wide range of fungi, particularly members of the imperfect fungi and wood inhabiting fungi. It provides a good balance of mycelial growth and the sporulation because has less easily digestible carbohydrate. इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है तो appropriate आती है। इसमें क्या है, अगार है, वाटर है। करीब 500 ml ऑफ वाटर को आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, कॉर्न मील उसमें डालेंगे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मेंटेन करेंगे। 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 घंटे के लिए। फिर मिक्सचर को आप फिल्टर कर ले रहे हैं मसलिन क्लॉथ के थ्रू। फिर उसमें आप डालिए अगार। अगार अलग 500 ml में आपको वार्म वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को, कॉर्न मील एक्सट्रैक्ट को और अगार को, दोनों को मिला लेंगे और 1 लीटर एक्सट्रैक्ट का वॉल्यूम 1 लीटर बना लेंगे और फिर मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में बांट ले लेंगे। 500 ml कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे और उसमें फिर कॉटन प्लग लगाने के बाद में तब आप उसको ऑटोक्लेव में डालेंगे। अभी आप एक छोटी छोटी चीजें जो है लैब की, अब इस तरह से थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता है। जब आप करेंगे तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दी बहुत सारी स्टेप्स है जो कि हम लोग मिस कर जा रहे हैं। जैसे कि बॉटल कोनिकल फ्लास्क तो बना लिया, कोनिकल फ्लास्क तो ले लिया, उसमें आप प्लग लगाना होगा, प्लगिंग कैसे की जाती है, किस तरह से उनको ऑटोक्लेव में रखने से पहले पैकिंग की जाती है, किस तरह से, है ना। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तब पॉसिबल होगा। तो ऑटोक्लेव कर लिया हमने उस मिक्सचर को 500 ml के 2 कोनिकल फ्लास्क में 15 पाउंड तक और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। 15-20 मिनट में ऑटोक्लेव हो जाएगा और फिर उसी तरह से उसको कूल करके फिर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वाटर अगार है। वाटर अगार तब हमें चाहिए होता है जबकि सेलुलोज डिस्ट्रॉइंग फंजाई को हमें स्टडी करना हो, है ना। तो इसके लिए देखिए कंपोनेंट्स क्या है, अगार और वाटर है। खाली अगार को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर देना है। मेल्ट द अगार इन द वाटर, डिवाइड द मिक्सचर इनटू 2 500 ml bottles, autoclave at 15 pound and 121 degree centigrade for 15 to 20 minutes, allow medium to cool and then pour to use. इसी तरह माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार है। माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार is also frequently used for culturing fungi from soil and wood. ठीक है, पेप्टोन नहीं होता है इसमें, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। जैसे माल्ट एक्सट्रैक्ट है 20 ग्राम, अगार 20 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर, सुक्रोज 200 ग्राम, है ना। इसी तरह से फिर है सेबरॉइड डेक्सट्रोज अगार। It is the standard medium for recovery and maintenance of a wide variety of fungi commonly isolated in clinical laboratory, है ना। सेबरॉइड जैसे कि ये ह्यूमन पैथोजन होते हैं, स्किन डर्मेटोफाइट्स वगैरह होते हैं, तो डर्मेटोफाइट्स को आइसोलेट करने के लिए ये बेस्ट मीडियम होता है। इसके कंपोजिशन क्या है, ग्लूकोज 20 ग्राम, पेप्टोन 10 ग्राम, पेप्टोन नाइट्रोजन सप्लाई के लिए, अगार 20 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 1 लीटर। फिर है ज़पेटोडॉक्स अगार। मैं बार बार सिंथेटिक मीडियम का नाम ले रही थी, तो ये उसका एक एग्जांपल है। इसके हर एक कंपोनेंट पता है हमको। इट इज अ मीडिया यूज्ड फॉर द आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ सैप्रोफिटिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है, सुक्रोज 30 ग्राम,
सोडियम नाइट्रेट 3 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, आयरन सल्फेट 0.1 ग्राम, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 20 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर लीटर. Suspend 55.1 gram of component in 1 liter of distilled water. Divide the mixture into two 500 ml bottles. Autoclave at 15 pound and 121 degree centigrade for 15 to 10 minutes. Allow medium to cool to 55 to 60 degree centigrade. Then pour into sterilized plates. Plates. अब ये है आपके रेफरेंसेस जो है माइक्रोबायोलॉजिकल एप्लीकेशंस, लेबोरेटरी मैनुअल है ना माइक्रोबायोलॉजी का. ये जो बुक है, जिस बुक का मैं नाम ले रही थी, वो बुक थी एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बाय के.आर. अनेजा, है ना. के.आर. अनेजा की ये बुक है. तो इसमें आपको माइक्रोबियल या बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे इस बुक में लिखे हुए हैं. ठीक है. तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं. तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म. आप लोगों को कोई कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं. सुन रहे हैं? Yes, ma'am. सुन रहे हैं. Yes, ma'am. सुन रहे हैं? अच्छा बेटे, इसको उस पे ला दो. हाँ, तो कुछ आप लोग को पूछना है तो पूछ सकते हैं. मैम पीपीटी शेयर कर दीजिएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे. एक मिनट बेटा, एक मिनट. दिखेंगे कैसे बच्चे? हाँ हाँ, बताइए बेटा, क्या कह रहे हैं आप लोग? अब आप लोग अपना मैम ये माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए. कैमरा ऑन करेंगे तो शायद ठीक होगा. हाँ हाँ, विनय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पीपीटी हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में. हाँ, जरूर कर देंगे पीपीटी शेयर. ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी. ऑनलाइन नहीं मैम ठीक है, बढ़िया बढ़िया लेक्चर था आपका, बहुत अच्छा था. ऐसा है कि ऑफलाइन अगर होता तो जो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. ऑनलाइन में वो बात बनती, ग्रास्प किया, कितना समझ में आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक कोशिश थी कि सब चीजें आप तक चले जाए. कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हो, किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, तो वो भी आप लोग ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं. ठीक है. Okay, ma'am. बहुत ही प्रिलिमिनरी है. अच्छा, आप डीए कॉलेज से भी कोई बच्चे हैं क्या?